आफ्टरनून, मैं हूं अतुल गर्ग फ्रॉम ऑल इन वन लर्नर और ये है हमारा रिवीजन लेक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। सो पूरे ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। लेकिन अगर आपने हमारे फुल लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन लेक्चर को। सबसे पहले थी हमारी डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। डेफिनेशन क्या थी गवर्नमेंट बजट की? गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज estimates of expected receipts and anticipated expenditure। चार्ट को देखते हुए बोलेंगे क्या? गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज estimates of expected receipts and anticipated expenditure। ओके, एक बार फिर से बोलेंगे क्या? गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज estimates of expected receipts and anticipated expenditure। और उसी के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक को डेवलप किया था। वो मेमोरी टेक्निक क्या थी? पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीअलोकेशन करना होगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। एक बार फिर से बोलेंगे क्या? पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीअलोकेशन करना होगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। तो सबसे पहले पी से क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? आर से रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और उसी के बाद एस से क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जी से क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक और आर से क्या है? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, एंड आई से क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर गवर्नमेंट बजट। ओके, तो हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स हमें याद हो चुके हैं और इनके अंदर के पॉइंट्स हमने हमारे फुल लेक्चर में अच्छे से पढ़े हैं कि उनमें क्या है और क्यों है। ओके, तो उसी के बाद हम हमारा पढ़ेंगे क्या? कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट में आपको दिख रहा है इस चार्ट में क्या है? दो हिस्सों में हमने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है। कौन कौन से? रेवेन्यू एंड द कैपिटल। रेवेन्यू एंड द कैपिटल, एंड रेवेन्यू को फिर आगे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन से? रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल को डिवाइड किया है कैपिटल रिसीट्स एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करेंगे। रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन क्या है? These are the receipts which neither create any liability or nor reduce any asset. These are receipts which neither create any liability nor reduce any asset. These are recurring in nature. These are of 2 types. Which are these? Tax receipts and non-tax receipts. तो डेफिनेशन क्या है रेवेन्यू रिसीट्स की? रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी nor reduce any asset. These are recurring in nature. These are 2 types. कौन से 2 टाइप्स हैं? टैक्स रिसीट्स एंड दी नॉन टैक्स रिसीट। और उसी के बाद हम पढ़ेंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे हम? These are the expenditure which neither create any asset nor reduce any liability. These are recurring in nature. These are expenditures which neither create any asset nor reduce any liability. These are recurring in nature. Okay. These are incurred on normal functioning of the government. ये normal functioning के साथ ही किया जाता है। Okay. इसके एग्जाम्पल क्या है? सैलरी पे करना डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मचारियों को, इन सभी को सैलरीज पे करना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इसी के बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है? These are the receipts which either create any liability or reduce any asset. These are the receipts which either create any liability or reduce any asset. These are non-recurring in nature. Example क्या है इनकी? बोरोइंग्स। बोरो करना, उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है? हमारी कुछ एसेट को बेचना, उससे हमारे एसेट रिड्यूस होंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? These are the receipts which either create any liability or reduce any asset. Okay. तो इसी के बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है These are the expenditure which either create any asset or reduce any liability. These are the expenditure which either create any asset or reduce any liability. Okay. These are regular in nature. These are not regular in nature. These add to capital stock of the economy. ये इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में ऐड होता है। अगर हम एक्सपेंडिचर करके कुछ
एसेट खरीदेंगे तो वो हमारी कैपिटल स्टॉक में ऐड होगा। पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड्स को बनाना, ये क्या है, ये हमारे कैपिटल स्टॉक में ऐड होगा हमारी गवर्नमेंट के, और ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे हमारी गवर्नमेंट का असेट भी इंक्रीज होता है। सो दीज आर एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन असेट और रिड्यूस एनी लायबिलिटी। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर डिफरेंस। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आया कहां से है? ये हमारे रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा है, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। और टैक्स रिसीट के अंदर हमने पढ़े थे दो तरह के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। The first differentiation is direct tax are imposed on the persons, whereas indirect tax are imposed on goods and services. And then another differentiation is direct tax is borne by the person on whom it is imposed out of his own pocket. And then whereas indirect tax is imposed on one person but paid by another person out of his pocket. Imposed on one person but paid by another person out of his pocket. And then another differentiation of direct and indirect tax is direct tax are progressive in nature. Direct tax are progressive in nature and indirect tax are regressive in nature. Progressive और regressive का मतलब क्या है? Progressive का मतलब है जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और regressive का मतलब क्या है? Irrespective of your income you have to pay your tax. चाहे आपकी इनकम ज्यादा है चाहे कम है, आपको सेम टैक्स पे करना पड़ेगा जितना कि एक अमीर को करना पड़ रहा है पे, अगर आप गरीब हैं तो। ओके, तो इसी के साथ हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन भी खत्म होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेफिसिट। हमारे पास 3 तरह के डेफिसिट थे। कौन कौन से 3 तरह के डेफिसिट थे? हमारे पास 3 तरह के डेफिसिट थे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। क्या थे? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या बोलता है? रेवेन्यू डेफिसिट it refers to the excess of revenue expenditure. It refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts. Revenue expenditure का ज्यादा होना revenue receipts से during a fiscal year, एक fiscal year के अंदर। ओके, तो उसी के बाद इसका फॉर्मूला क्या था? revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipt. तो इसके implications क्या हैं? revenue deficit के implication 3 implication थे जिसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक को डेवलप किया था। क्या थी मेमोरी टेक्निक? Enable government is showing dissaving. Enable government is showing dissaving. So this is a warning to them. Enable government is showing dissaving. So this is a warning to them. इस बॉक्स में आपको दिख रहा है क्या मेमोरी टेक्निक? Enable government is showing dissaving. So this is a warning to them. इनेबल गवर्नमेंट कौन सी थी? वेनेजुएला की गवर्नमेंट एक इनेबल गवर्नमेंट थी जो डिसेविंग्स को शो कर रही थी। सो इनेबल गवर्नमेंट एक डिसेविंग शो कर रही है तो उनको एक वार्निंग दी जा रही है। वार्निंग कैसे दी गई थी? वेनेजुएला की गवर्नमेंट को एक वार्निंग दी गई थी कि आपके तेल के कुएं में से तेल कम हो रहा है, सो प्लीज शिफ्ट योर एक्सपेंडिचर ऑन एनी अनदर थिंग। बट उन्होंने ये नहीं किया और उनके हालात कुछ गलत हुए। तो इसी के लिए हमारी मेमोरी टेक्निक है इनेबल गवर्नमेंट इज शोइंग डिसेविंग, सो दिस इज अ वार्निंग टू देम। सबसे पहले इनेबल गवर्नमेंट, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर एंड देन डिसेविंग, इट शो डिसेविंग, गवर्नमेंट इज शोइंग डिसेविंग एंड देन उसी के बाद हमारा थर्ड था वार्निंग टू देम। इट इज अ वार्निंग टू गवर्नमेंट either to reduce their expenditure or to increase their receipts. या तो अपने खर्चे कम कीजिए और या फिर अपनी रिसीट्स को बढ़ाइए, इन दोनों में से एक काम कीजिए जिससे आपके रेवेन्यू डेफिसिट कम हो। ओके, तो इसी के बाद हम पढ़ेंगे हमारा फिस्कल डेफिसिट। हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट it refers to the excess of total expenditure. It refers to the excess of total expenditure over total receipts. It refers to excess of total expenditure over total receipts other than borrowings during a fiscal year. borrowings को छोड़कर जो भी हमारी receipts हो रही हैं, एक borrowings जो हम कर रहे हैं उनको छोड़कर जो भी हमारी खुद की receipts हो रही हैं उनका कम होना हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट। उसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो इसी का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। तो इसके सोर्स और इम्प्लीकेशंस क्या हैं ये आपको हमारे चार्ट में दिख रही हैं। क्या है?
हाँ, अगर हमें फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो हमें पैसा चाहिए होगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट हमें शो करता है कि हमारे टोटल खर्चे करने के लिए कितना पैसा कम है। जो हमने हमारे खर्चे करने हैं उन्हें करने के लिए हमारा पैसा कितना कम है। तो हमारा जो पैसा कम है उसे पूरा करने के लिए हमारे पास 3 सोर्स है। हमारी गवर्नमेंट के पास उस पैसे को पूरा करने के लिए 3 सोर्स है। कौन कौन से 3 सोर्स हैं? फर्स्ट इज डेट एंड सेकंड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड देन थर्ड इज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। तो उसी के साथ उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी वो हम देखेंगे। फर्स्ट, अगर हमारा सोर्स है डेट से हम अगर बोरो करेंगे तो हमारा इम्प्लीकेशन क्या होगा? डेट ट्रैप हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट डेट के ट्रैप में फंस जाएगी। डेट ट्रैप का मतलब क्या है? हमारी गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगी, पैसे को बोरो करने के साथ साथ उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस उनका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी। जितना हम ज्यादा बोरो करेंगे उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हम बोरो करेंगे उतना ज्यादा हमारे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जितना हमारा इंटरेस्ट पे ज्यादा होगा उतनी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, और हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ज्यादा होने के साथ हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। तो हम एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे जिससे हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है हमारी आरबीआई पैसा छापेगी, हमारी आरबीआई न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट करेगी। अगर हमारी आरबीआई न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट करेगी तो वो पैसा मार्केट में आएगा। अगर हमारी मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो उसी के साथ क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी मार्केट में इन्फ्लेशन आएगी, मार्केट में तेजी आ जाएगी। तो जो कि वो भी गलत है। अगर तेजी आएगी तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होगी तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी, जो कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट डालेगी। सो उसी के बाद नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर को इशू करेगी। बॉन्ड एंड डिवेंचर को इशू करने के साथ क्या होगा? जो हमारे पीपल ऑफ द कंट्री विल बाय दैट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। हम उन बॉन्ड एंड डिवेंचर को खरीदेंगे और अपनी गवर्नमेंट को पैसा देंगे। बट लेकिन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर को खरीदने के साथ क्या होगा? उन्हें खरीदने के साथ क्राउडिंग आउट होगा। मतलब हम जब बॉन्ड्स एंड डिवेंचर को खरीदेंगे हम पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अगर मार्केट में पैसा कम होगा तो नॉर्मल पीपल, जो हमारे देश के आम नागरिक हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि उनके पास पैसे की सप्लाई कम हो रही है, और पैसे की सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के कम होने के कारण क्राउडिंग आउट हो जाएगा। कुछ जो नए इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में आने वाले थे, कुछ जो नए बिजनेसेस मार्केट में आने वाले थे, वो अब नहीं आएंगे, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही गलत चीज है। तो इसी के साथ हमारा क्या कंप्लीट होता है? हमारा फिजिकल डेफिसिट भी कंप्लीट होता है। बट मेन क्रक्स फिजिकल डेफिसिट का क्या है? ग्रेटर द फिजिकल डेफिसिट ग्रेटर विल बी द बोरोइंग। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी ज्यादा ही बोरोइंग्स भी होगी। ओके, सो इसी के बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट रेफर्स टू excess of क्या है excess? It refers to excess of fiscal deficit of the current year. It refers to excess of fiscal deficit of the current year from interest payment of the previous year. Fiscal deficit इस ईयर का and interest payment पिछले साल की। फिजिकल डेफिसिट इस ईयर का लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट पिछले साल की। मतलब कि इट इज अ डिफरेंशिएशन between the fiscal deficit of the current year. It is a differentiation between the fiscal deficit of the current year and interest payment of the previous year. Okay, so this is the definition of our primary deficit. तो हमारे फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, हमारे प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। लेकिन इसका क्रक्स क्या है? इसका मतलब क्या है?
It point out continuous lack of physical deficit. It point out continuous lack of physical deficit or physical discipline in the country. फिजिकल डेफिशिट या फिर फिजिकल डिसिप्लिन का लैक होना कंटिन्यूसली एक देश में, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेफिशिट बोलेंगे। प्राइमरी डेफिशिट हमें शो करता है हमारी गवर्नमेंट को किस चीज ने मजबूर किया और बोरोइंग्स करने के लिए, और ज्यादा बोरोइंग्स करने के लिए। क्या थी? क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट थी या उनका एक्सपेंडिचर था? क्या वो उनके इंटरेस्ट पेमेंट थी या फिर उनका कोई और एक्सपेंडिचर था? दिस इज आवर प्राइमरी डेफिशिट। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का रिवीजन भी खत्म होता है। एंड बाय बाय, टेक केयर।